नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, नमस्कार वणक्कम। आप सभी को ऑल थिंग्स मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर एस एन सिंह साहब और हम कुछ बातें जो ऑलरेडी मीडिया में हो रही हैं बट उनको देखने का नजरिया बहुत अलग है एंड दैट इज व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सिंह सर। हमने ये एंगल कैसे मिस कर दिया जो कि हमें नजर नहीं आया, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था। इंटरफेरेंस की बात हो रही है, लोकसभा में इलेक्शंस के इंटरफेरेंस की बात हो रही है, पर मुद्दा बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है आज। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में अप्रत्याशित रूप से बाहरी यानी कि फॉरेन की दखल अंदाजी रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री बीच चुनाव में इसको अ, जनता तक पहुंचाने को या अपनी जनता के पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने को के लिए मजबूर न होते। और इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि भारत को तोड़ने की चेष्टा की गई, ऐसे नैरेटिव्स चलाए गए, यहां तक कि बाहर की मिट्टी से जाकर भारत के राष्ट्र को ही तिरस्कार किया गया। ये दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डेवलपमेंट। ये ऑर्डिनरी डेवलपमेंट नहीं है कि एक देश का भावी प्रधानमंत्री, जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानता है, वो कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं। और आपने देखा कि किस तरह चुनाव के पहले हमारी जो आस्थाएं हैं उस पर किस प्रकार प्रहार किया गया। कोई मछली खा रहा था, कोई नवरात्रों में कोई सीता माता को गाली दे रहा था, कोई राम को गाली दे रहा था। अब ये सब में एक पैटर्न था एंड इफ वी डोंट डिसाइफर द पैटर्न और इसको हम क्रैक नहीं करने की कोशिश करेंगे तो माफ कीजिएगा, ये आप इन तत्वों, ये तत्व जो है ये राष्ट्र में इतनी बदबू फैला देंगे कि वो बदबू को हटाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। और आस्थाओं पर ही नहीं, ये संस्थाओं पर भी प्रहार रहा। आप ईवीएम को गाली दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, और जिन लोगों ने संविधान के प्रीएम्बल को बदला, जिनके नालायक पूर्वजों ने, वो भी संविधान को गाली दे रहे। बड़ी अजीब सी बात है। और इस सब का एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को आपके सामने डिसाइफर करने के लिए मैं बैठा हूं। इस पैटर्न को समझने के लिए मैंने एक नक्शे का सहारा लिया है। ये नक्शा भारत को सेंटर में रहते हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से दुनिया हम पर इंपैक्ट करती है उसको दर्शाता है ये। और इसको मैंने 6 सर्कल में बांट रखा है इस मैप को। तो आप सॉरी 1 मिनट। आप अगर ये पहले सर्कल की अगर आप चर्चा करें, पहले तो ये बता दूं कि ये 6 सर्कल एक दूसरे से 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत कुछ इसमें आप इसके इंडिकेटर्स हैं। इसको आप मिसाइल रेंजेस के रूप में देखें या इसको स्ट्रैटेजिक रीच के तहत देखें या इसको जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखें। इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर्ड है। लेकिन आज हम केवल भारत के इन जो बाहर की ताकतें
जो भारत की अखंडता पर जो प्रहार कर रही हैं, जो हमारी आस्थाओं पे प्रहार कर रही हैं, जो संस्थाओं पर प्रहार कर रही हैं, जो हमारी चुनावी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, हम उसका आज विश्लेषण करने के लिए आपके पास हम बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें, आप पहला सर्कल ले लें। ये पहला सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये मैं दूसरा सर्कल, मैं 2 सर्कल को एक साथ ले रहा हूं जो कि 2000 किलोमीटर तक है। पहला सर्कल 1000 किलोमीटर, दूसरा सर्कल 2000 किलोमीटर। अब आप इस देखेंगे कि इस सर्कल में जिहाद है। और कौन सा जिहाद? तो इस सर्कल में इस्लामाबाद भी है और ढाका भी है, यानी कि पाकिस्तान से उत्पन्न जिहाद, बांग्लादेश से उत्पन्न जिहाद, जो कि अभी शिफ्ट होके ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में शिफ्ट कर गया है। जितने भी वहां की जिहादी तंजीमें हैं, सब ने अपना बेस शिफ्ट करके वेस्ट बंगाल में कर लिया है, जैसे कि जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो अल कायदा से एफिलिएटेड है और आज आपके बेंगलुरु तक वो ऑपरेट कर रहा है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लोग पकड़े गए हैं वहां पर, बहुत सारी उन्होंने चोरियां और डकैतियां की हैं और पकड़े जाने पर उन्होंने साफ कहा है कि हम जिहाद के तहत माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। वी आर इंडल्जिंग इन ऑल दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्योंकि हम जिहाद के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, या जिसको कि माले गनीमत कहते हैं। अब ये तो मैंने बात किया आपके जिहाद के बारे में। जिहाद इस्लामाबाद से, जिहाद ढाका से, जिहाद लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जिहाद भारत के अंदर में। अभी मैं जिहाद का, जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तानी सोच है। पाकिस्तान ही ऐसा वो सोच है जिससे कि जिहाद को हम कंजर करते हैं। तो अभी हाल में 3-4 घटनाएं हुई। रियासी में हमला हुआ, डोडा में हमला हुआ, कठुआ में हमला हुआ। तो कई बड़ी आवाजें उठे, और उठनी भी चाहिए कि पाकिस्तान को तोड़ो, फोड़ो, बर्बाद करो। जी हां, पहले तो पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो बन गया और जब उसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कृपया अंदर के पाकिस्तान को भी तोड़ने की बात करें। अंदर का पाकिस्तान, जो असली में जो पाकिस्तान, जो ज्योग्राफिकली मैं बात कर रहा हूं, टेरिटोरियली, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और जब आप प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं और ये समझते हैं कि कोई प्रॉक्सी वॉर कहीं से संचालित हो रहा है और कोई संचालित हो रहा है, तो जो संचालित करने वाला और जो संचालित होने वाला है, उस पर भी थोड़ा गौर करें। और मैं एक और बार बता दूं, हम तो कहते कि फिजिकली हाँ, पाकिस्तान से संचालित हो रहा है, पाकिस्तान के टेरिटरी से। माफ कीजिएगा, आइडियोलॉजिकली ये हिंदुस्तान के अंदर से संचालित हो रहा है। जितने भी यहां पर आपके मुख्यालय हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सारी दुकानें यहां से चल रही हैं। आजादी के बाद से इनको और बढ़ावा दिया गया है, और ये जिहादी सब कॉन्टिनेंट में जिहाद की आइडियोलॉजी जो है, उसको यहां से एक्सपोर्ट कर रही, और वो फिर वेपनाइज होके हमारे ऊपर आ रहा है। तो आप जब तक ये अंदर के पाकिस्तान पे प्रहार नहीं करेंगे, तब तक आपको ये जिहादी प्रॉक्सी वॉर से निजात नहीं मिलेगा। ये आप जान लीजिए। ये लोग जो बात करते हैं, हम क्या पाकिस्तान को बर्बाद कर देने के बाद क्या ये रुक जाएगा? हाँ, रुकेगा, लेकिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अंदर के पाकिस्तान पर प्रहार नहीं करेंगे। क्या बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के बाद क्या ये रुक गया?
जी नहीं, ये नहीं रुका। तो इसलिए आपको ये प्रहार, ये जब तक अंदर के पाकिस्तान पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक आपको जो ईस्ट से और वेस्ट से जो जिहाद का प्रहार हो रहा है, उससे मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपको चैन नहीं मिलेगा, इत्मीनान नहीं होगा। अब है क्या, मैं जब अंदर के पाकिस्तान की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सर्कल टिल 2000 किलोमीटर्स। अब अंदर की पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जान लीजिए, जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, तो हर मतलब यहां पर बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, नेता हैं, जो कि पाकिस्तान की खोज में निकलते हैं चुनावों के समय। यूसुफ यूसुफ पठान पाकिस्तान की खोज में वो गुजरात से बंगाल गया। वो इसलिए नहीं गया कि उसको बंगला संस्कृति से मोहब्बत है, और बंगालियों ने भी, वहां पे जो बंगाली मुसलमान है 52% है बहरानपुर में, उन्होंने भी इसलिए नहीं वोट दिया क्योंकि वो एक क्रिकेटर है। वो इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मुस्लिम क्रिकेटर है। तो वो पाकिस्तान की खोज में वो गया। शायद शत्रुघ्न सिन्हा भी एक पाकिस्तान की खोज में वहां पे गया, क्योंकि मैसेज तो चली जाती है कि ये जियाउल हक से ये आदमी, बहुत इसकी नजदीकियां थी, उसकी जो पुत्री है उनकी भी कुछ चर्चा चर्चा में है, कुछ इस तरह की बात लेके, तो वो भी इसीलिए वहां पे गए। और अब पहले राहुल गांधी वायनाड भी पाकिस्तान की खोज में गया, और अब प्रियंका गांधी पाकिस्तान की खोज में जा रही। लेकिन इस चुनाव के बाद अब आगे जो भी चुनाव हो, मेरा ये सुझाव है कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई लोग हैं, वो आप किसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन कृपया उसको मत वोट दे जो कि पाकिस्तान की खोज में निकला हुआ है। और जो जहां पे पाकिस्तान एक 100% पाकिस्तान है, मतलब कुछ इलाके हैं वेस्टर्न यूपी के 80%, कुछ 60%, कोई 50%, तो जो भी जहां भी ये पाकिस्तान की खोज में लोग जाते हैं, आपका पब्लिक प्रेशर ये होना चाहिए कि हमारा जो कैंडिडेट है उसको ये अंडरटेकिंग देना चाहिए कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके कारण आप गए हो वहां पे चुनाव लड़ने, आप उनसे एक अंडरटेकिंग लीजिए कि अगर आप भारत माता में और गजवाए हिंद, भारत माता में यकीन करते हैं और गजवाए हिंद में आप यकीन नहीं करते हैं, तभी कृपया हमको वोट दीजिएगा। और ये कम से कम 1000 मुसलमानों से कम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नामी गरामी जो मुसलमान हैं उनसे लिखवाइए, और तभी हम ये मानेंगे कि आप पाकिस्तान परस्त नहीं है, आप पाकिस्तान की खोज में नहीं निकले। आईयूएमएल ने सपोर्ट किया है प्रियंका गांधी को। आईयूएमएल शुड गिव एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग कि मुझे भारत माता पर पूरा यकीन है और हम गजवाए हिंद पर में हमारी आस्था नहीं है। और कृपया हमारे सनातन भाइयों से ये अनुरोध है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कृपया उस पार्टी को, उस परिवार को, उस कैंडिडेट को आप तिरस्कार कीजिए, उसको सामाजिक रूप से तिरस्कार कीजिए, उसका राजनीतिक रूप से तिरस्कार कीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बाद में कुछ यहां आखिरी आखिरी तक रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक, बाद में चले गए, इनको भी बैठने दो। और जो मुस्लिम अपने आप को वो सोचता है कि मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हूं, उसमें हमारे रूल्स में ये बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए कि वो शपथ ले कि मैं भारत माता में यकीन करता हूं
और गजवाए हिंद, शरीयत, उम्मा, इन सब कॉन्सेप्ट्स को मैं तिरस्कार करता हूं। ये समय आ गया है। तो अभी तो सबसे पहले ये प्रियंका गांधी जा रही है। शी हैज टू टेक दैट अंडरटेकिंग और ये लोगों को इसमें ये करे, और अगर अंडरटेकिंग नहीं लेती है तो कृपया इसको भी एक पाकिस्तानी मान ले आप। छोटी सी बात है। भारत माता में मैं आस्था रखता हूं, गजवाए हिंद का को मैं पाप मानता हूं। तो ये है, ये जो फर्स्ट सर्कल का जिहाद की बात की मैंने, फर्स्ट सर्कल में ये चर्च जो है, ये चर्च जो है गायत्री जी, हमारे अंदर एक तो इन्होंने, क्योंकि ये कॉलोनियल पावर थे तो बहुत सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने इनहेरिट किया हुआ है, और इन्होंने पूरा जिसको कहते हैं सो कॉल्ड सेक्युलर स्पेस, ये ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, और उसके नाम से ये आपके आस्था पे प्रहार करते रहे। ये आपके आस्था में, मतलब आप, कोई आपको आपका धर्म परिवर्तन करने आए बाहर से, कोई ग्राहम स्टेन्स आए और उसके बाद वो मारा जाए, तो उसपे खुशी मनानी चाहिए, गम होने चाहिए? पहले तो उससे पूछना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया से तुम आके यहां कर क्या रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में कोई काम नहीं किया? इज ऑस्ट्रेलिया सच ए डेवलप्ड कंट्री? वी नो ऑस्ट्रेलिया को हम अच्छी तरह से समझते हैं। और वो मारा जाता है तो उसकी बीवी को आप वो क्या, वो पद्मश्री देते? क्या किया उसने? दूसरा, ये माओवाद, माओवादी भी वही है, खालिस्तानी। आपने देखे खालिस्तानी का, आप देखिए पंजाब के इलेक्शंस में कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं हु आर डायरेक्ट एंड अनअपोलोजेटिक सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स जो ये पूरा जो ये नैरेटिव चला रहे हैं ईवीएम का, चुनाव आयोग का, ये इंडिया बीइंग नॉट अ नेशन, ये अर्बन नक्सल्स जो हैं, ये मैकॉले के, दे आर द मोस्ट बास्टर्डली चिल्ड्रन। ये सुन ले जितने कि दे आर द मोस्ट बास्टर्डली चिल्ड्रन ऑफ मैकॉले। तो ये सारे तत्व हैं फर्स्ट सर्कल के अंदर में। लेकिन आप थोड़ा सेकंड सर्कल में चले जाओ, आप 2000 से 4000 किलोमीटर के बीच में, अब आप देखेंगे कि इसमें आप चाइना है, मिडिल ईस्ट है, मतलब कतर है, अल जजीरा है, ईरान है, और आपने देखा कि जब भी हमने यहां पर कुछ करने की कोशिश की है तो हमारे रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स लगाए गए हैं। किस तरह से दुबई से अल जजीरा ने पूरे चुनाव में हम पर प्रहार करते रहे। ईरान में जब हमने चाबहार प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने की कोशिश की तो वो प्रहार और भी ज्यादा तेज हो गया। दिस इज हाउ द सेकंड सर्कल इम्पैक्ट्स ऑन यू। चाइना का आपने देख लिया जो सर्कल सेकंड सर्कल में उसमें किस तरीके से चुपके चुपके राहुल गांधी ने किस तरह से 2017 में वो डोकलम क्राइसिस के बीच में उन्होंने वहां जाने की कोशिश की थी, और पहले तो डिनाई किया, फिर पकड़े गए, तो आज तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो क्या, क्यों गए थे, क्या बातें करने गए थे। अगर वही चीज अगर ये चाइना में करते, मान लीजिए अगर कोई चाइनीज चाइना में किया होता, जिसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, he would have been hanged or shot dead।
और ऐसे लोगों को जिनको मारा जाता है ना चाइना में, उनका किडनी फिर सिंगापुर में मिलता है। इट इज़ अवेलेबल। तो हमारे पॉलिटिशियन जो सिंगापुर में जाते हैं ना, वो ऐसी ही किडनियाँ खरीदे जाते हैं। सो मिस्टर राहुल गांधी, अगर आप यही काम अगर चाइना में किए होते, तो पता नहीं फिर अब मैंने जो कहा क्या होता, आपका हश्र होता। आप हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं और वहां आपका पर्पस होता है चाइनीज के साथ चाइनीज के साथ इंटरैक्ट करना। और अभी एक रिपोर्ट आई है, ये आई थी कुछ दिन पहले, माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट जस्ट अ मिनट, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट इंटेलिजेंस इनसाइट, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन इलेक्शंस को भारत में, साउथ कोरिया में प्रभावित करने की कोशिश में जुटा हुआ है, और ताइवान में तो उन्होंने काफी हद तक काफी तबाही मचाई। और जो ऑर्गेनाइजेशन उसको हवा दे रही, मतलब वो ये पूरे ये षड्यंत्र में लगी हुई थी चाइना की, उसका नाम है स्टॉर्म 1376 ग्रुप। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये टीवी एंकर्स ये टीवी एंकर्स जनरेट करते हैं और उनके द्वारा ये मिस इन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आप अगर इसी उसमें चले आए सर्कल में, तो इसमें इजराइल भी है। इसी सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, जो कि फोर्थ, अच्छा थर्ड जी सर्कल, फोर्थ सर्कल की बात करें ना आप? कुछ कह रही थी आप? सर मैं कह रही हूँ अब हम थर्ड सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला सर्कल जिहाद मिनी पाकिस्तान, सेकंड सर्कल चर्च खालिस्तानी म्यूइस्ट, अब थर्ड सर्कल है जो कि जी 4000 किलोमीटर फर्स्ट वाला, सर्कल नहीं, जिसमें ये इसराइल भी आता 2000 है। और 4000 किलोमीटर के बीच में। ये पहले दो सर्कल को मैंने एक सर्कल लिया, 1000 और 2000, 2000 अच्छा और ओके सर। 4000 किलोमीटर के बीच में। ओके, तो मतलब इसके एज पे है, ये इजरायली भी है, जहां की स्टोइक कंपनी ने, आपको मालूम है कि किस तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, ऑपरेशन 00 चलाया। और ये वही फर्म है जिसने गाजा में भी इस तरह के नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की। और ये भी आप सबको मालूम है कि ओपन एआई जो कंपनी है, उसने वो दावा करती है कि अगर वो नहीं होते तो परिणाम और भी भयंकर होते। उन्होंने काफी हद तक उसके स्टोइक के ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया है, और किसी के कहने पे ही डिसरप्ट किया होगा, यूं ही अपने मर्जी से तो नहीं किया है। दैट मीन्स somebody in India or some of our agencies must have hired them। और उन्होंने अभी एक रिपोर्ट लिखी है, एआई एंड कवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो उसमें उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में लिखा है। अब हम आते हैं थर्ड सर्कल में। अगर थर्ड सर्कल के आप एज पर देखें तो मॉस्को है, और ये नक्शा मेरे पीछे भी है, लेकिन क्योंकि आपके स्क्रीन के सामने में है तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये थर्ड सर्कल हमारे लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत संजीदा एक मामला रहा है। ये मॉस्को, मॉस्को मतलब रशिया। चूंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में हमने पश्चिमी देशों के डिक्टाट को मानने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि हमने उनसे रशिया से हमने तेल खरीदा सस्ते दामों में अपने देश हित में, और उसको यहाँ रिफाइन किया, क्योंकि हमने
वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का हम हिस्सा नहीं हम बने। तो इसलिए ये इसके कारण हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन की मुहिम जो जॉर्ज सोरोस द्वारा चल रही थी, वो पहले से कहीं ज़्यादा और तेज हो गई। और ये भी बता दें कि चाहे ये सऊदी अरेबिया, दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से आपको ना बताएँ, लेकिन चिंता में तो वो भी हैं। जब आपकी जो मॉस्को के साथ जो पार्टनरशिप है इस रशिया यूक्रेन के दौरान, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको लेके वो भी चिंतित है, क्योंकि इंडिया उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है। तो तभी पुतिन ने कहा, और यूं ही कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के चुनावी प्रक्रिया में वो दखल अंदाजी नहीं दे रहा। उसने कहा कि यूएस इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शंस। और जब वो कह रहा है, उसने कहा कि इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो किस पार्टी के फेवर में कह रहा है और किस पार्टी के अगेंस्ट कह रहा है, इसका आप इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और ये थर्ड सर्कल में, ये आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये थर्ड सर्कल देख लें। इसके एज पे है आपको मॉस्को है, और इसके एज पे ये नॉर्थ कोरिया भी है। आप अगर सियोल के ऊपर में देखें, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। गायत्री जी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मॉस्को ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, Putin उस गए हुए हैं डिफेंस वहाँ। पैक्ट। जी Putin is in North Korea and today is also visiting Vietnam. हाँ, तो वो he has signed a defense pact, सिक्योरिटी पैक्ट विथ नॉर्थ कोरिया, और जिसमें ये साफ स्टेट किया गया है कि एन अटैक ऑन नॉर्थ कोरिया और एन अटैक ऑन ईदर कंट्रीज, ठीक है ना, विल बी कंस्टिट्यूट एज अटैक, यू नो, अटैक ऑन वन कंट्री। अगर नॉर्थ कोरिया में अटैक होता है तो इट विल बी कंस्टिट्यूट एज अटैक ऑन रशिया। अगर रशिया पे अटैक होता है तो इट विल बी कंस्टिट्यूट एज एन अटैक ऑन नॉर्थ कोरिया। सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस। जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, आप समझिए कि पूरी शाख जो यूएसए की है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में। और उसको आप ये दैट इज द, उसको क्या बोलते हैं, पिविट। वही पिविट है आज के यूएस के जियो पॉलिटिक्स का। उस पिविट में जहां पे यूएस के एलाइज हैं, जापान है, आपका साउथ कोरिया है, इनडायरेक्टली ताइवान है, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो एलाइज है उस पर एक ये बहुत बड़ा एक प्रहार है, उसके हम भी हिस्सा है इनडायरेक्टली। तो इससे क्या होता है कि ये इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप देख लो कि किस तरीके से पूरे जो इंडिया पैसिफिक रीजन का जो जो नैरेटिव है, वो किस तरह से उस पर वो उसमें बदलाव आ रहा है। और इसको बड़े गहराई से इसका विश्लेषण करने की जरूरत है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ व्हाट डज ताइवान डू, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द अमेरिकन्स इसके बारे में। तो इसीलिए थर्ड सर्कल हमको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिकली हम क्या करें, हम फिर भी क्वाड्स का हिस्सा बने रहे। व्हाट डू वी डू? और आप कह रहे हैं कि वो वियतनाम भी जाने वाले हैं। जाने वाले नहीं है सर, पहुंच गए हैं, अब 2 घंटे पहले लैंड ओके, किए हैं। ओके, ठीक है ना। तो दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड इन द थर्ड सर्कल। और इसके कारण जो अमेरिकन प्रेशर है इंडिया में, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा।
उसके बाद आप चले आइए, आप इसी थर्ड सर्कल में अगर एज पे जाए तो फ्रांस, तो आपको मालूम है फ्रांस में ला मोंड, ला सोय, रिपोर्टर, रेडियो फ्रांस, इन लोगों का क्या इन लोगों का कितना खलनायक रूप रहा है ये पूरे चुनाव को लेके। और इनका सबसे बड़ा जो पॉइंट्समैन खलनायक था वो आपको मालूम है क्रिस्टोफर जेफरनो, जिस आदमी ने इन सब ने मिलके मोदी को डिक्टेटर, इंडियंस को इस्लामोफोबिक, ऑथोरिटेरियन रिजीम, क्या क्या ये कि ये बोलते रहे हैं। और सिंगल हैंडेडली ये क्रिस्टोफर जेफरलो जो है वो उसने ये आपका नैरेटिव जाके भारत पर थोप दिया ये कास्ट सेंसस का। सो आई हैव स्पोकन अबाउट फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, नाउ थर्ड सर्कल के बारे में मैं ये जब बात मतलब कर रहा हूँ मॉस्को का किया, तो आप देखो क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर रही है। और इसमें यूएस भी शामिल है, यूके भी शामिल है, ये जब क्रिस्टोफर जेफरलो को पेट्रोनेज देने के लिए। और ये आपके जो कुछ अखबार है जैसे इंडियन एक्सप्रेस, वो भी उसका हिस्सा है जो इसका ये छापते हैं। अब थर्ड सर्कल में भी यूके है, यूके भी है, MI5 जो कि प्रोपेगेंडा मटेरियल पूरा छापती रही है। तमाम वहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कैम्ब्रिज है, जिसमें आपको मालूम है कि जहाँ राहुल गांधी गए थे वहाँ के पार्लियामेंट में भी उन्होंने जाकर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जाकर उन्होंने भारत की किस तरीके से निंदा की थी। और अभी अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया है फिनेंशियल टाइम्स को, लंदन के फिनेंशियल टाइम्स में कहा है कि भारत की जो वर्तमान सरकार जो है वो बहुत कमजोर है, वो टूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। वो एक तरह से पूरे इंस्टेबिलिटी का संदेश दे रहे हैं ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो। अब मैंने इतने सर्कल्स की आपको मैंने बात की, फिफ्थ सर्कल छोड़ दें, नॉट इम्पोर्टेंट, अब सिर्फ सिक्स सर्कल पे आप आ जाए। इस सर्कल में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यूएस है। अगर आपको मेरे नक्शा दिख रहा है यहाँ पे, ये इसमें वॉशिंगटन है, ये देखिए वॉशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, शिकागो है। अब फिफ्थ सर्कल में है ये, फिफ्थ और सिक्स सर्कल के एज में मॉन्ट्रियल है। आप देखिए आज कनाडा में क्या हुआ। आज निज्जर के एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी से पर वहां पे मौन रखा गया कनाडा के पार्लियामेंट में। सी देयर, it is not even a subtle message to you, it's a direct message। पन्नू को किसी को मारने की कोशिश की तो अमेरिका में उसके कैसे रिवर्बरेशन हुए, इतनी वो क्यों तिल मिला गए हैं भाई, आखिर हो क्या गया है। एक कोने में बैठे हुए 12,000 किलोमीटर पे आप एक 12,000 किलोमीटर अवे एक कंट्री से आप इतने परेशान क्यों हो भाई। मॉन्ट्रियल भी लगा हुआ है, फाइव आइज इंटेलिजेंस भी लगा हुआ है, आपका CIA भी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी एक कारखाने चलते हैं ये तो आपको मालूम है गायत्री जी। ये देखिए इक्वालिटी लैब्स, ये इक्वालिटी जस्ट वन, ये इक्वालिटी लैब्स जो है आपको मालूम है इट इज प्रमोटेड बाय द जमायते इस्लामी। और जमायते इस्लामी is the mother of all terrorist organizations in our subcontinent. It is very active in India, in Pakistan, in Bangladesh। वन मिनट, अफगानिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी पैठ है और भारत में तो बहुत सक्रिय है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान जो हमारे भारत के अंदर में है, उसके सेंटर में जमात इस्लामी है। और ये ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। जॉर्ज सोरस से इसकी बहुत बड़ी फंडिंग है और इसमें कश्मीरीज हैं, खालिस्तानीज हैं, बांग्लादेशी जिहादीज हैं, सब अंग्रेजी बोलने वाले जिहादीज। और ये एक हुमा डर है, हुमा डर, शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड। वो उसकी लिंक्स जो है वो कश्मीर खालिस्तान आईएसआई का जो सेक्शन पाकिस्तान में, उससे जुड़ी हुई है। और दूसरा है, ये ये पूरा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ यहीं से संचालित हो रहा है। हेनरी लुइस फाउंडेशन, क्रिस्टोफर जेफरलो, आपको बताया, वो भी फंडिंग है, हेनरी लुइस फाउंडेशन से उसकी फंडिंग है। इनडायरेक्टली हेनरी लुइस फाउंडेशन की भी जॉर्ज सोरस से उसको धन प्राप्त होता है। कास्ट सेंसस का मैंने बताया उसने, और जब से कास्ट सेंसस का अभियान इसने छेड़ा, ट्वीट पे ट्वीट, कोई 24,000 ट्वीट जो है इसने मतलब ट्वीट्स और रीट्वीट्स जनरेट, तब जाके ये नैरेटिव बदला है। फिर और है एक साउथ एशिया स्कॉलर एक्टिविस्ट कलेक्टिव। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि ये सारे जो हमारे ये बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं, आप किसी को भी, आप जब वीजा देते हो तो आप ये देखते हो कि भाई आप हमारे कंट्री के लिए का क्या काम आ सकते हो, क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आपकी रिक्वायरमेंट है, इत्यादि इत्यादि। ये नालायक जो ये आते हैं, इनको किस लिए पैसे देते हैं? यही ना, सिर्फ भारत को गाली देने के लिए। तो ये जो हमारे जो इंडियन भाई लोग हैं, प्लीज डोंट डोंट टेक सो मच प्राइड कि हमारा बच्चा कनाडा में है, हमारा बच्चा अमेरिका में भी क्या कर रहा है, वहां से बैठ के पैसे ले रहा है और अपने ही देश को गाली दे रहा है वो। अब ये है साउथ एशिया स्कॉलर एक्टिविस्ट, ये भी अमेरिका में है। इनका मुख्य उद्देश्य है टू फाइट हिंदुत्व आइडियोलॉजी। एक प्रोजेक्ट ये चलाते हैं डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। उसके बाद एक फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एग्जॉटिक नेम्स। उसने अभी एक ब्लॉग लिखा है, उसका है कि भारत ने $61.2 बिलियन का तेल खरीदा है रशिया से, और इस तो तरीके से वो जी। इनको क्या प्रॉब्लम है? हम बिलियंस का खरीदे, हम ट्रिलियंस का खरीदे, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा वही वही पैसा। देखिए ना, वही देखिए इनको तो क्या मैं कहूँ इनको। उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट स्पॉन्सर की थी, द मोदी मिराज, न्यू स्टडी इंडिकेट्स डिक्लाइन इन इंडियाज इमेज। अरे किसके सामने डिक्लाइन? तुम्हारे जैसे पापियों के। अगर तुम्हारे जैसे पापियों के अगर हम नजरिए में अगर हम अच्छा रहे, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ भारत, आई कैन टेल यू दैट मच। उसके बाद ये आपको मालूम है, ह्यूमन राइट्स वॉच को हेनरी ल्यूक फाउंडेशन ने $3 लाख दिया। और ये क्या करती है? इसका मेन एजेंडा है कि ये मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस का वो एक शगुफा नैरेटिव वो करना कि इंडिया बहुत ही मतलब इंटॉलरेंट है, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी रिलीजन। इसका फोर्ड फाउंडेशन से इसका बहुत ज्यादा वो है, इसकी इसकी फंडिंग है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 370, ये सब दलित का वो लेके, वेक्टर लेके भारत पर सवाल उठाते हैं, भारत को गाली देते हैं, और सीए के खिलाफ
इन्होंने काफी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ये किया है। कोई एक मीनाक्षी गांगुली है इसकी, जो उसकी एशिया डिवीजन में है, पहले टाइम मैगजीन के लिए काम करती थी, और यहाँ पर आपके कई वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करती हैं वो, जिसमें हमारे भारतीय लोग ही ये करते हैं। इसमें एक इसी का एक हिस्सा है PCRES, जिसका वो एक फाउंडर है रकीब अहमद। वो एक इंडिया हेट लैब चलाता था। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इसको जब बैन किया गया, ये इंडिया हैट लैब को और हेट लैब और हिंदुत्व वॉच को, तो हमारे यहाँ एक दिल्ली में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, वो उसके बिहाफ में मतलब खड़ी हो गई। ये सभी जॉर्ज ये के जॉर्ज सोरस के द्वारा ये है फंडेड है। फिर एक है डिजिटल विटनेस लैब, कोई शिरीष जायसवाल है इसमें, वो भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है। पहले वो कैरावन और न्यूज लॉन्ड्री के लिए लिखती थी, और वो भी हिंदू फोबिया पर बहुत ज्यादा उसने वो किया है। तो अगर आप ये पूरे देखें जो सर्कल्स की मैंने बात की, अब इसको आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यात्राओं से जोड़ के देखें आप। 2014 के बाद राहुल गांधी जब चुनाव हारता है, तो ही स्पेंड्स 2 months इन साउथ ईस्ट एशिया। आप समझ रहे हैं? नाउ लुक एट द सर्कल्स। ही स्पेंड्स 2 months इन साउथ ईस्ट एशिया, और ही गोज टू थाईलैंड। थाईलैंड में एसपीजी को छोड़ देता है, एंड देन ही स्पेंड्स टाइम इन म्यांमार एंड कंबोडिया। वहां पर इसकी पूरी मीटिंग्स होती है चाइनीज के साथ में, जितने दिन वहां पे था, ठीक है, म्यांमार में, और मैंने कंबोडिया का बताया। अब वहां पर पूरा इसका जो जो प्लानिंग जो था 2015 के उसमें 2014 का हार के बाद, इसीलिए आप देखेंगे कि सडनली चेंजेस टैक्ट, और इसीलिए दैट इज हाउ इट आंसर्स कि ये डोकलम क्राइसिस में वहां क्यों गया था। क्योंकि डोकलम क्राइसिस तभी ये डोकलम का प्लान हो चुका था जब ये इन चाइनीज ऑफिशियल से म्यांमार और कंबोडिया में मिल रहा था। ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र तब रची जा रही थी। उसके बाद 2015 में, उसी के तुरंत बाद, दिस गोज टू साउथ ईस्ट एशिया, देन ही गोज टू यूएस एंड यूके। देख रहे हैं जो मैं ये फाइनल सर्कल की मैं बात कहा, तो ये जाता है यूएस यूके। वहां पर ये आपका पूरा प्लान, अवार्ड वापसी, और ये जितने तरह के किस तरीके से मतलब डिस्क्रेडिट करना है गवर्नमेंट को, इस पूरी प्लानिंग वहां पर की गई है। फिर भारत को गाली देना। 2015 और 2019 के बीच में गायत्री जी ये 256 बार फॉरेन गया है। 256? 256 times. You, in that 4.5 years, he spent almost 1 year abroad. ठीक है। और इसी बीच में उनकी माता जो है वो 27 बार गई, 27 टाइम्स। अब ये चुनाव में जो वहां से एजेंडा आया था जॉर्ज सोरस के द्वारा, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात बड़े जोर शोर से कर रहा था। तो भैया फॉरेन ट्रिप्स का भी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लो समाज में। तुम 256 बार जाते हो यार, किस लिए जाते हो तुम? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर विजिट? 200 तो कम से कम एक आदमी को तो कम से कम यार उसको नेपाल जाने का भी तो मौका दे दो। ये कह रहा था ना इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद ये फॉरेन कंट्रीज में किस काम का आदमी आप बताओ?
ये 5 लाइन शुद्ध रूप से बोल नहीं सकता। He has no intellect. His knowledge of science and technology is 0/0. ठीक है? ये भारत का सौदा करने जाता है। ये भारत का सौदा करने जाता है। और जब आप इस तरह का मिजाज रखेंगे, तो आपकी हरकतें भी वही होंगी जैसा ब्रजेश मिश्रा के टाइम में बॉस्टन में हुआ था। तो आप सोचो, मैं एक बात कहता हूं, आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन दिस 256 ट्रिप्स। एक वो बॉस्टन को लेके कितना ब्लैकमेल करते होंगे इसको, जो अमेरिकन जो है। ये तो आपको और हमारी जानी हुई बात। कितनी चीजें तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन इतना तो यकीन है कि ये माँ और बेटे बुरी तरह ब्लैकमेल होते होंगे, और इसको किसी ने कहा होगा कि तुम बोलो कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा लॉजिकल ये गया है। दे फर्स्ट इन्वॉल्व पाकिस्तान से बात करके इन्होंने 26/11 करवाया। उसके बाद इन्होंने चाइनीज के साथ जो किया। तो हम जब भी माओवाद और जिहाद का बात करते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक इट इज अ कॉम्बिनेशन it is a combination of vectors of both China and jihad, जिसको ये यूटिलाइज करते हैं। दैट इज हाउ ही गोज टू साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर जाके इनसे मिलता है, बातचीत करता है, और उधर वेस्ट में भी जाके करता है। और आपको एक और मैं बता दूं, ये माओवादी आप लोग को शायद लगता होगा कि केवल दे आर लिवरेज्ड बाय चाइना, नॉट एज मच जितना कि यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएस। शिकागो में एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट, वो सारा कोऑर्डिनेट करता है इनकी एक्टिविटीज, माओवादियों की। और क्या है इसके पीछे में? इसके पीछे में डायनेस्टिक पार्टीज है। डायनेस्टिक पार्टीज कभी राष्ट्रवाद में विश्वास कर ही नहीं सकती। डायनेस्टिक पार्टीज ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कभी पेट्रियोटिक हो ही नहीं सकती। डायनेस्टिक पार्टीज का मुख्य उद्देश्य होता है अपने धन को बचाना। जिस गलत तरीके से एक टीचर ने इतना बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, जिस जिस तरीके से एक चपरासी के घर में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से धन इकट्ठा कर लिया, जिस तरीके से एक ये भारत के इकोनॉमिक कैपिटल की एक फैमिली ने धन इकट्ठा किया, और कई और ऐसे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिस तरीके से चर्च को वेक्टर बना के एक पॉलिटिशियन ने अपना एक डायनेस्टिक रूल स्थापित किया, तो ये लोग, उनका बस एक ही मकसद है, अपने परिवार के फिefdom को, अपने परिवार को बचाना, अपने धन को बचाना। क्योंकि उनके संस्कार में, उनके शिक्षा में, उनके संस्कृति में अपने परिवार के आगे देखने की उनकी क्षमता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए इनके इनके वो जो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है ना, आप कंपास में एक सर्कल डाल देना इनके, और उसको ड्रॉ कर लेना कहां इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाहर क्यों नहीं होता है, कभी ये सोचा है? Why they don't pitch themselves at the national level? कभी इसको सोचिए।
तो ये डायनेस्टिक पार्टीज जो हैं, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा, इनको खरीदना, इनको जिहादी खरीद लेते हैं, इनको माओवादी खरीद लेते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं जो कि आप सोचो कि दुनिया में वो उस समय ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर चल रहा था, और ये उसामा बिन लादेन को लुक लाइक को ये कि हमारे मुसलमान भाई लोग बड़े खुश होते हैं इसको देख के। आप किससे लड़ रहे हो? एंड येट पीपल वोट फॉर देम। दूसरा, ये आखिरी में, अब आगे क्या होगा? आगे आप पार्लियामेंट में आने वाले सेशन में अप्रत्याशित गुंडागर्दी देखेंगे, जो कि पहले कभी नहीं देखा है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज, टुकड़े टुकड़े गैंग और सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, हम और आप उस समय बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत अचंभे में थे कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई इनको कि ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो केवल टेस्ट कर रहे थे आपके। दैट वाज अ टेस्ट बलून कि हमारे देश में ये कितने पाकिस्तानी हैं, कितने अर्बन नक्सल्स हैं, कितने माओवादी हैं, और मतलब ये भारत राष्ट्र से नफरत करने वालों की कितनी संख्या है, उसका उन्होंने आकलन कर लिया। और उस आकलन में ये पाया कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यही हकीकत है हमारी। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बाद में इन्होंने जज, और वो जो मेन उसका जो नट्स एंड बोल्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था उसका, वो एक पाकिस्तान का एक पत्रकार था, आई थिंक सम चीमा उसका नाम था। ही वॉज हियर इन पाकिस्तानी एम्बेसी। वही पूरा उसने तैयारी की, कंट्रोल किया, सबको एक साथ मिलाया और ये पूरा किया। तो ये आपके यहाँ एक मतलब इट वाज ए ट्रायल बलून एंड विच दे एक्यूरेटली जज्ड कि हमारे ही बीच में राष्ट्र से नफरत करने वाले लोग कितने हैं। और इस बार उसको बहुत बारीकी से भी नहीं, बहुत खुले में इस्तेमाल किया गया। तभी तो ये जो है कि सीता माता को गाली दे दिया, उनको गाली, उसको कहीं से बोल दिया था अच्छा तुम अभी आज राम को गाली दे दो, किसी को वहां पर मैसेज भेज दिया ये लो 10 लाख रुपए, सुनो ये 10 लाख रुपए दे दो, रामचरितमानस को गाली दे दो। उसी के तहत हुआ है। तो उसके बाद आप देखिए ईवीएम्स में, अब आप कैन यू बिलीव कि पहले तो ये इनका पूरा प्लान था, मुझे मालूम था कि ये क्या करेंगे ईवीएम के बारे में। लेकिन जब वो रिजल्ट्स आने लगे तो सबसे पहले, और कोई जीते या हारे, ये जो राहुल गांधी जब जीतने लगा तो उस समय इन्होंने ईवीएम पे चर्चा बंद कर दी। अब हुआ क्या कि ये तो पहले से ये प्लान ए का हिस्सा था, प्लान ए और प्लान बी दोनों का हिस्सा था। तो ये कुछ दिन शांत रहे। नाउ कैन यू बिलीव कि वो स्टालिन, नाम भी बाप ने क्या दिया है उसका, ठीक है, स्टालिन हु किल्ड सो मेनी पीपल, है। तो स्टालिन भी आज वो कह रहा है ईवीएम पे शक दिखा रहा है, जब उसको 40 की 40 सीटें मिली हैं। कैन यू इमेजिन दैट? वो मुंडे तो इतने कम वोटों से हार गई है, वो तो नहीं रो रही है ईवीएम के बारे में। तो इन्होंने कहा कि फिर कहा अरे अब क्या करें, अब तो ईवीएम का मुद्दा अब ये हो गया, अब क्या, नो नो कीप इट अलाइव, कीप इट अलाइव। तो वो कोई एलोन मस्क ने से कुछ कहवा दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वही वही वो 12,000 किलोमीटर पे जो बैठा हुआ है उसे कुछ कहवा दिया नहीं।
और यहां एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। आगे क्या होगा? रेलवेज पे हमला बढ़ जाएगा। रेलवेज पे हमला बढ़ जाएगा इसलिए क्योंकि रेलवेज कनेक्ट करती हैं कंट्री को। तो इसलिए मान लीजिए कोई यहां से बंगाल की तरफ जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट की जा रहा है, कोई दिल्ली से बॉम्बे। सो व्हेन यू टारगेट रेलवेज, तो क्या होता है कि आप भारत की जो 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 जुड़ाव जो है इसकी, जो एक तरह की कनेक्टिविटी है, उसको आप हमला कर रहे हो। और इसी सिलसिले में मैं ये भी आपको कह दूं, ये कभी एयरवेज को ये कभी टारगेट नहीं करेंगे। इसका कारण है क्योंकि ये खुद उससे ट्रैवल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये इंटरनेशनल, मतलब एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे, जो हमारा एयर नेटवर्क होता है उसका, तो उससे बदनामी होगी। सो दे विल नेवर टारगेट एयरवेज, बट दे विल टारगेट ट्रेन्स। और इस जो ये बंगाल में हुआ है, आई कैन डेयर से दैट इट वाज अ सबोटाज। I can dare say what happened with Coromandel Express was a sabotage. वो इलाका वही है, रीजन वही है। वो सिर्फ इसलिए कि वन ऑफ द रीजंस में भी कि अश्वनी वैष्णव जो है उस पे उनकी छवि किसी तरीके से खराब हो जाए, because he has emerged as a very dependable man as far as Modi Sahab is concerned, and he has delivered. दूसरी है कि आप देखेंगे कि कश्मीर और पंजाब में जिहादी हमले और बढ़ जाएंगे। किसी से मैंने पूछा, जब ये मुझसे पूछा, ये ये रियासी डोडा और जब कठुआ में हमले हुए, एक सवाल पूछा कि क्या अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते तो ऐसा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली होते, तो क्या हमले होते? मैंने कहा नहीं, नहीं होते। चुनाव के समय में जिहादियों का ने स्कूल्स में हमला करने की कोशिश की, दैट हैड अ पर्पस। ये भी एक पर्पस था। और अभी एक अलर्ट आया है कि कोई 40 अस्पतालों को मुंबई में ये हमला करेंगे। जिस भी तरीके से वो भारत को अस्थिर कर सकते हैं, उससे ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कश्मीर और पंजाब, पंजाब में इसलिए क्योंकि जो आजकल दो दो केस है ना, कश्मीर और खालिस्तान, वो एक ही सेक्शन डील करती है, आईएसआई की, और बोथ आर कंटिगुअस। तो पहले से भी आपने ये वो आर्क को ये बहुत पहले से इन्होंने बढ़ा दिया है। तो पंजाब में भी ये आपके हमले हो जाएंगे, दोनों मिलके, मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन में हमले करेंगे। उसके बाद लद्दाख को ये सबवर्ट करने की कोशिश करेंगे। चुनाव के पहले भी इसकी कोशिश शुरू हो गई थी। दे विल ट्राई एंड सबवर्ट लद्दाख पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली एंड जियोपॉलिटिकली। उसके बाद ये चाइनीज का लिवरेज मैंने आपको बता दिया। एमओयू तो अपनी जगह साइन किया ही हुआ है इन्होंने चाइना के साथ। उसके बाद ये आर्मी को सबवर्ट करेंगे और ज्यादा। और शायद आपको ये नहीं मालूम हो गायत्री जी कि आर्मी में एक रीजन के लोग, वॉट एवर रैंक दे में हैव रीच्ड, और इन सब नालायकों के बच्चे, मतलब सब सब इनके, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, सभी है। ऐसा एंटी मोदी कैंपेन इन्होंने चला रखा है, अलग अलग थीम्स लेके। मतलब कि सीनियर ऑफिसर्स के की बीवियां खुल के बोलती हैं कि खालिस्तान बन के रहेगा। और बहुत रिस्पॉन्सिबिली, आई एम नॉट द वन हु विल से कि नो नो दे आर हैंडफुल, नो नो दे आर नॉट हैंडफुल। पूरी तालाब गंदी है, पूरी तालाब गंदी है। और इसकी शुरुआत ये नहीं है
इसकी शुरुआत देखिए आप। जब बीएसएफ का वो जवान जब खाने के कंप्लेंट के उसमें जो भी था उसने एक ही रेज्ड बोगी और जब ही वाज एक्सपोज्ड उसके बाद उसको बीएसएफ से निकाला गया। उसको निकाला गया तो डू यू नो समाजवादी पार्टी फील्डेड हिम अगेंस्ट मोदी। अब आप बताओ, जस्ट इमेजिन कि क्या वार्तालाप हुई होगी। गया होगा पार्टी के मुखिया के पास, बोला होगा कि हाँ भाई इनकी तारीफ क्या है सर, ये यही है जो आपके कहने पर इन्होंने ये करने की कोशिश की। हाँ हाँ बेटा, हम वादा किया था कि आपको हम टिकट देंगे, हम आपको टिकट दे रहे हैं। ये जो कौर महिला जो है उनकी तो जिसका बकायदा अभद्र सोनिया गांधी के साथ और राहुल एक गांधी के साथ फोटो आई हुई है। ये कौर महिला की, अब आई एम नॉट श्योर वो फोटोशॉप फोटोग्राफ है, पर कौर की फोटोग्राफ आई हुई है प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी के साथ में, जिसने जी जी कंगना को जी। मारा था। तो उस तरीके से ये यूनिफॉर्म जो हमारे सिक्योरिटी apparatus के पर्सनल है उनको सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही। तरह तरह के हमारे फौज में बहुत सारे ग्रुप्स आजकल बने हुए हैं, कोर्स ग्रुप क्या, यूनिट ग्रुप क्या क्या, मतलब एनी एनडीए का स्क्वाड्रन ग्रुप, और तरह तरह की चीजें फैल रही हैं। उस समय जो ये जंतर मंतर पर जाके बैठे थे वो, और ये जो बंगला साहब गुरुद्वारा से ये जब पूरा लंगर इनका इनका खाना पीना चल रहा था, इट हैड स्टार्टेड देन ओनली। जिस दिन मोदी जी पावर में आए हैं और जब भी वो एश्योरेंस देते थे कुछ, तो ये अपना गाली और तेज कर देते थे। तो ये तेज हो जाएगा। उसके बाद सबवर्टिंग ऑफ फार्मर्स, ये फिर कोशिश करेंगे, फिर ट्रैक्टर लाने की कोशिश करेंगे। आप जी। सोचो, आप किसी व्यक्ति को पंजाब से आप दिल्ली भेजो एक ट्रैक्टर लेके फॉर 2 मंथ्स, खर्चा जोड़िए उसका, आप खर्चा जोड़िए, हु इज फंडिंग दम। और इसी के तहत में अभी जो मोदी साहब बनारस गए तो उन्होंने फार्मर से डायरेक्ट बातचीत की। वो असली फार्मर्स है, ये तो ये कनाडा के इनको, ये तो खतरनाक लोग हैं जी। इनकी आस्था किस चीज में है आप बताओ। ना पूर्वजों में आस्था है, ना आपने आपको पंथ में आस्था है, ना आपको गुरुओं में आस्था है। गुरु की जो लिखी हुई वाणी है उसको कहते नहीं, उन्होंने लिखी ही नहीं थी। ये है कौन ये लोग? हु आर दीज पीपल? तो ये फार्मर वाला भी ये और बढ़ेगा। उसके बाद जुडिशियरी को और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। There's already I can see a desperation इसके लिए, ठीक है। सनातन पर हमले तेज हो जाएंगे। आपको दुनिया में से अलग थलग करने के लिए चर्चेस पे हमले करवाएंगे ये लोग, ठीक है। मी टू अवार्ड वापसी की तरह चीजें चलेंगी। और मैं आपको ये बता दूं, वो भी एक, वो जो पहलवान जो बैठे हुए थे ना यूपी में, वो भी एक इसी का हिस्सा था। रेसलर्स प्रोटेस्ट। हाँ। अब आप देखोगे, अब वो गायब हो जाएंगे, अब वो गायब हो जाएंगे। स्कूल्स में हमले होंगे। खालिस्तान मूवमेंट और इंटेंसिफाई होगा। मोदी जी के लाइफ पे अटेम्प्ट्स होंगे। एक बार ऑलरेडी फिरोजपुर में हुआ था, उसके पहले की बात में अभी हाल वाले में, और उसमें जुडिशरी का बहुत डूबियस सस्पिशियस रोल था। हमारे जो अज्ञात वीर जो कुछ कुछ कर रहे हैं उसको लेके काफी कार्रवाई होगी, बड़ी धमकी आएगी आपको। वो सलीवन जो था वो एक, वन ऑफ द पर्पस ही केम वाज दिस। उसके बाद जॉर्ज सोरस का जो मशीनरी है, थोड़ा तो सेटबैक लगा है इनको,
लेकिन अगर इसको हम अनसेटल्ड नहीं रखें, तो ये फिर अपना वो पड़ेगा एंड मच डिपेंड्स ऑन द अमेरिकन इलेक्शंस, ठीक है? आपको तो मालूम है कि ये बाइडेन तो चलाता नहीं है देश। देश तो दैट क्रूक ओबामा रन्स यूएस, ठीक है ना? तो ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए यूएस इलेक्शंस के काफ़ी मायने रखते हैं और ये मेरी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं। भविष्यवाणियाँ नहीं, दिस इज़ ए जेन्युइन वेल कंसिडर्ड and analyzed, some, you can't call it predictions also, but assessment. इसको हम assessment कहेंगे और मैं अपनी बात यही समाप्त कर सकता हूँ। अगर आप कुछ मेरे से और बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं सर, आई थिंक दिस वाज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी एग्ज़ॉस्टिव। मतलब हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे टच किए जिनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट ये जो आपने मैप वाइज़ समझाया है, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि कैसे एक तार दूसरे से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफिकली भी। लाइक द नहीं इनर देखिए, सर्कल, द आउटर सर्कल, क्या द है आउटर ना कि सर्कल, और व्हाई कैसे व्हाई कंट्रोल हो। जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैंने ये बात की। इनर सर्कल में आप देख लीजिए, आपको एवरीडे बेसिस पर जो इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट सर्कल में एवरीडे बेसिस पे। उसके बाद आप सेकंड सर्कल में आ जाए, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरी समझ, ये कंट्रोल कर रहे हैं सेकंड सर्कल वाले, ठीक है ना? थर्ड सर्कल में वो ताकतें हैं जिनके कारण आपको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना? फोर्थ सर्कल जो है, वो अमेरिका के कहने पर ये सारा काम कर रहा है। जैसे फ्रांस हुआ, बाकी ये लोग हो गए। ऐसे भी यूरोप की तो तहस-नहस हो गई है, ठीक है ना? और फाइनली जो सर्कल जो है आपका, जो 12,000 किलोमीटर पे बैठा हुआ है, वो सारा का सारा वहीं से ये पूरा प्लानिंग चल रहा है। सारे लोग वहीं, इसीलिए जो आपके यहाँ लोग हैं, साम पित्रोदा जैसे लोग, वो वहाँ वहीं से पूरा ये एंटी इंडिया एजेंडा को वो कर रहे हैं। उसने भी वही बोला कि आप राष्ट्र नहीं हैं, आप तो अफ्रीकन भी हैं, आप मंगोलियन भी हैं, सब कुछ है आप, एनीथिंग बट इंडियन। तो ये इट इज़ नॉट इंसिडेंटल। और ये बड़ी अजीब-अजीब क्या वो क्या-क्या ये फिलॉसफी, जानते हैं गायत्री जी क्या होता है? एंड आई आई होप ये ना, जब आपके पास अमीरी बहुत ज़्यादा होती है, मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, मुझे स्कूल का एग्ज़ाम किसी तरह से पास कर लो, फिर वो तो मेरे को भेज ही देगा ना बाहर में। बाहर में जाके वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। द रिच तो बॉय फिर सिंड्रोम बोलते हैं। हाँ, उसके बाद रिच। वो जिनके सारे ओरिएंटेशन जो है ना, इनके सारे ओरिएंटेशन एब्नॉर्मल हो जाते हैं। फिजिकल ओरिएंटेशन भी, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी, इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन भी, एंड गॉड, बाय गॉड, सच पीपल लैंड अप एज जजेस बिकॉज़ the day the day he passed out, he knew that I will be a judge. I don't have to struggle. थैंक यू और सो इसी को मच। अर्बन नक्सल्स कहते हैं, अर्बन अरविंद नक्सल्स। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।